हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द सोल्जर के बारे में, जो कि 12th के पोएम सेक्शन का एक बहुत ही सुंदर कविता है। और ये पोएम लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। तो जानते हैं और पढ़ते हैं इस पोएम को शुरू से लेकर के अंत तक। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको जो है कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस कविता को, क्योंकि एक ही बार में आपको इस कविता का जैसे कि पूरा जैसे कि निचोड़ बता दिया जाएगा, ताकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ तक कि समरी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस कविता को देखिएगा, और हम जहाँ जहाँ ये पेंसिल का नोक ले जा रहे हैं उस चीज़ को आप गौर से देखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको चीज़ एकदम बारीकी से और बढ़िया से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर कविता का नाम है और इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक साहब क्या किए हैं, इस कविता को जो लिखे हैं इसमें सारा कुछ अपने ही बारे में लिखे हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1950। मतलब रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था 1887 में हुआ था और ये 1915 में मर गए थे, इनका देहांत हो गया था। was born in a well-to-do academic family। was born मतलब इन्होंने जन्म लिया था in a well-to-do academic family, एक वेल फैमिली में, मतलब एक अच्छे परिवार में जन्म लिए थे जहाँ पे सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। well-to-do academic फैमिली में ये जन्म लिए थे। his father was a house master, कहा जा रहा है his father was a हाउस मास्टर। इनके जो पिता थे वो थे, क्या थे? हाउस मास्टर, है ना। हाउस मास्टर मतलब होता है इंचार्ज, कहीं का यदि कोई मेन आदमी है उस चीज़ का देख रेख कर रहे हैं तो वो हाउस मास्टर है। मतलब किसी हाउस के वो मास्टर है, उस चीज़ का पूरा देख रेख कर रहे हैं, वहाँ के वो हेड है। तो इनके पिताजी हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल। कहाँ पर? तो एक स्कूल था रग्बी स्कूल, वहाँ पे ये हाउस मास्टर थे। बोर्डिंग स्कूल को कहा जाता है ये। वेयर, जहाँ पे रूपर्ट वाज एजुकेटेड, रूपर्ट ब्रूक क्या हुए? एजुकेटेड हुए। मतलब इनके पिताजी जहाँ पर हाउस मास्टर थे वहीं पे रूपर्ट ब्रूक साहब जो है कि पढ़ाई किया करते थे और वहीं पे ये एजुकेटेड हुए थे, पढ़े लिखे। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, लेकिन कब तक पढ़े? तो बिफोर गोइंग्स टू किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज जाने से पहले तक ये रग्बी स्कूल में पढ़े थे। मतलब किंग्स कॉलेज क्या है आगे बताया जाएगा। और किंग्स कॉलेज मतलब क्या होता है जी? तो कैम्ब्रिज को किंग्स कॉलेज कहा गया है। तो पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक साहब कहाँ पढ़े थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े थे। और वहाँ जाने से पहले ये पूरा पढ़ाई जो है सीखी हाउस मास्टर के, यहाँ पर क्या कहते हैं, रग्बी स्कूल में पास किए थे। आगे है W.B. इट्स। W.B. इट्स एक पोएट है ना। ये कह रहे हैं W.B. इट्स द फेमस पोएट, ये एक प्रसिद्ध कवि है। डिस्क्राइब्ड, और ये जो है डिस्क्राइब करते हैं हिम, उन्हें, रूपर्ट ब्रूक साहब को ये डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कहते हैं एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। वो कहते हैं कि रूपर्ट ब्रूक साहब जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड है। मतलब पूरे यंग मैन का यदि सूची तैयार किया जाए तो पूरे इंग्लैंड में इनसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन कोई नहीं है। और इस प्रकार W.B. इट्स इनको डिस्क्राइब करते हैं कि रूपर्ट ब्रूक साहब जो है पूरे इंग्लैंड के सबसे हैंडसम पर्सन में से एक है। आगे कह रहे हैं ही एज्यूम्ड, वह मानते हैं, a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen, कि इन्होंने अपने पूरे जीवन को जो है कि एक युद्ध में जो है कि गवाया है। फॉलन वॉरियर, ही डाइड, ये मर गए। ही डाइड मतलब वह मर गए। ऑफ सेप्टिसीमिया, कैसे? तो सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी से मर गए। ऑन अप्रैल 23, कब? तो 23 अप्रैल को ये मर गए 1950। मतलब 1950 मतलब 1915 23 अप्रैल को ये सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी से रूपर्ट ब्रूक साहब का जो है कि देहांत हो गया। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस, कहाँ पे? तो एक लेमनस नाम का आइलैंड है, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। इन एजन ऑन हिज वे टू बैटल एट गैलीपोली, जब ये गैलीपोली पे युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे जो है कि एक आइलैंड पे इनका देहांत हो गया और सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी से ये मर गए। सेप्टिसीमिया क्या होता है जी? तो गैलीपोली पे जो है कि ये जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उस दौरान जो है कि एक विशेष प्रकार का जो है कि छोटा सा कीड़ा जो होता है वो इनको काट लिया। और ऐसा होने के कारण जो है कि इनके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया और इनका खून जो है कि ब्लड जो है पॉइजन हो गया। और उसके बाद जो है कि पॉइजन के कारण इनका मौत हो गया। और पॉइजन से यदि किसी का मौत हो जाता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि सेप्टिसीमिया नाम का जो है कि ये हो गया, मतलब ब्लड पॉइजनिंग हो गया तो मतलब सेप्टिसीमिया हो गया।
आगे देखेंगे, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, ब्रूक याद किए जाते हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब को अब याद किया जाता है एज ए वार पोएट। कैसे याद किया जाता है जी? तो उनको वार पोएट के नाम से याद किया जाता है कि वार पोएट में यदि कोई थे तो रूपर्ट ब्रूक साहब थे, क्योंकि ये जितना भी कविता लिखते थे लगभग वार पोएम ही लिखते थे। वार पोएम कहने का मतलब ऐसा कविता लिखना जिसमें युद्ध के बारे में वर्णन किया गया हो। आगे कह रहे हैं हु इंस्पायर्ड, ये इंस्पायर हुए थे। इंस्पायर कहने का मतलब वहाँ से जागरूक हुए थे, इनके अंदर में जो है एक छाया था पैट्रोटिज्म, देशभक्ति का, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसके शुरुआत में ही इनको लगा था कि हमें भी इस युद्ध में या फिर देशभक्ति में अपना योगदान देना चाहिए। His reputation chiefly rests on 5-word sonnet of which is the soldier is undoubtedly the best and the most and anthologied। इनका जो रेपुटेशन बनता है वो ये बनता है कि ये मुश्किल से मात्र 5 ही जो है कि सोनेट लिखे हैं, वार सोनेट लिखे हैं, और उसमें से द सोल्जर जो है वन ऑफ द बेस्ट पोएम है इनके द्वारा लिखा गया। तो पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक साहब जो है अपने पूरे जीवन काल में कितना सोनेट लिखे? तो 5 सोनेट लिखे, और उस 5 सोनेट में यदि सबसे विख्यात का नाम लिया जाए तो पता चलता है कि सबके सब विख्यात है, लेकिन द सोल्जर भी उनमें से एक बहुत ही बेस्ट पोएम है। तो रूपर्ट ब्रूक का इस प्रकार से आपका इंट्रो कंप्लीट होता है। और अब हम लोग जो है कि कविता को पढ़ेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले जो है कि कुछ चीज़ों को जो है कि एक बार रिकॉल कर लीजिए कि द सोल्जर के राइटर कौन है जी? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? 1887 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ये कहाँ पे जो है कि पले बढ़े थे? तो एक वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में जो है कि पले बढ़े थे, मतलब अच्छा खासा परिवार था, है ना। उसके बाद जो है कि इनके पिताजी कहाँ पर काम करते थे? तो रग्बी स्कूल में। और जब ये रग्बी स्कूल में इनके पिताजी काम करते थे तो ये वहाँ पे पढ़ते थे, और यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ये कहाँ चले गए? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। और उसके बाद W.B. कहते हैं कि पूरे इंग्लैंड में सबसे हैंडसमेस्ट पर्सन का लिस्ट निकाला जाए तो रूपर्ट ब्रूक साहब का नाम जरूर आएगा। तो इस प्रकार से कुछ इनका परिचय है। उसके बाद ये भी है कि ये जो है कि गैरीपुली नाम के जगह पे जो है कि युद्ध करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे उनका देहांत हो गया, जो कि सेप्टिसिमिया नाम के बीमारी से हुआ था। तो इस प्रकार से जो है कि आपका कुछ इंट्रो है। इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है। पूरे जीवन काल में मात्र 5 सोनेट लिखे, 5 सोनेट एक पे एक है, लेकिन द सोल्जर वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस प्रकार से पूरा इनका इंट्रो यही है। तो अब चलते हैं कविता को समझने का प्रयास करते हैं। और अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे। कविता का हेडिंग है द सोल्जर, मतलब ये कविता जो है द सोल्जर के बारे में बोले तो एक सैनिक के बारे में लिखा गया है, और सैनिक ये खुद है, मतलब अपने बारे में कुछ लिखने का ये प्रयास किए हुए हैं कविता में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला लाइन कह रहा है इफ़ मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, इफ़ मतलब यदि, आई मतलब मैं, इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर गया, डाई मतलब मरना होता है, यदि मैं मर गया, तो आए कह रहे हैं कॉमा देकर के थिंक सोचना, ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल इतना सोचना। इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, केवल इतना सोचना मेरे बारे में। आगे है डैट कि देयर इज सम कॉर्नर, कि कोई कोना रहा होगा। डैट मतलब कि, देयर इज सम कॉर्नर मतलब कोई कोना रहा होगा, ऑफ ए फॉरेन फील्ड, विदेशी भूमि का, ऑफ ए फॉरेन फील्ड मतलब विदेशी भूमि का, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए, इंग्लैंड मतलब तो जान ही रहे हैं, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और वो जो कोना रहा होगा वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। देयर शैल बी, शैल मतलब होता है गागेगी, आप तो जानते ही होंगे, देयर शैल बी, और हमेशा रहेगा भी। आगे कह रहे हैं इन दैट रिच अर्थ, इन दैट रिच अर्थ मतलब उस धनी जमीन पर, इन दैट मतलब उस, रिच अर्थ मतलब धनी जमीन पर, उस धनी जमीन पर, रिचर डस्ट कंसील्ड, उससे भी ज़्यादा रिचर, उससे भी, ये जो धनी जमीन है उससे भी ज़्यादा धनी कण जो है वो समाहित हो जाएंगे। डस्ट एक कण, हुम इंग्लैंड बोर्ड, जिसे, हुम मतलब इंग्लैंड, हुम मतलब जिसे, डस्ट एक ऐसा कण, हुम इंग्लैंड बोर्ड जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शिफ्ड आकार दिया है, मेड अवेयर जागरूक किया है, गेव वंसर फ्लावर टू लव, जिसने फूलों से प्रेम करना सिखाया, फ्लावर टू लव जिसने फूलों से प्रेम करना सिखाया है, हर वेज टू रोम जिसने हमें भटकना सिखाया है, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये बॉडी
इंग्लैंड का है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और ये ब्रीद करती है, हवा लेती है, अंग्रेजी हवा लेती है, ये अंग्रेजी सांस लेती है। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कि आपका एक स्टेंजा खत्म होने को है। अब आगे जो है कि देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है वास्ट बाय द रिवर्स, ये जो शरीर है इसी नदी से धुला पड़ा है, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और यहीं के सूरज से ब्लेस पाया है, आशीर्वाद पाया है। मतलब एक स्टेंजा आपका खत्म हो गया जो कि 8 लाइन का था। अब नीचे जो हम स्टेंजा पढ़ेंगे वो 6 लाइन का होगा, और टोटल 8 लाइन और 6 लाइन दोनों मिला करके हो जाता है 14 लाइन। और 14 लाइन का जो कविता बनता है उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। डैट मीन्स कि हमारा ये जो कविता अभी हम पढ़ रहे हैं द सोल्जर, ये एक सोनेट है, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड थिंक, जरा सोचो, दिस हार्ट, इस हृदय के बारे में, ऑल एविल, सभी बुराइयां, शेड अवे, दूर चली जाएगी, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और हमारे इटर्नल माइंड में जो पल्स है, जो धड़कन है, जो धड़कन चल रहा है, नो लेस, वो नहीं बचेगा। मतलब पोएट मरने वाले हैं, ठीक है। गिव समवेयर बैक, जब ये मर जाएंगे उसके बाद की ये बात सोच रहे हैं। गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, अब जब ये मर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा इनके साथ, तो कह रहे हैं गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, कुछ समय पहले, गिव समवेयर बैक मतलब कुछ समय पहले, द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड ने हमें कुछ यादें दी हैं, मतलब मरने से पहले कुछ याद जो है इनके मन में रह गया है, वही कह रहे हैं। हर साइट्स, इंग्लैंड का नज़ारा, एंड साउंड्स, और वहाँ का आवाज़, ड्रीम, हैप्पी एज हर डे, प्रत्येक दिन मेरे सपनों में आया करेगी, एंड लाफ्टर, दोस्तों के साथ मस्खरा, लर्न टू फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्खरा, वो खुशियाँ, एंड जेंटलनेस, और वो विनम्रता, इन हार्ट एट पीस, जब भी मेरे सपनों में आएगी तो मेरे हार्ट को पीस प्रदान करेगी, मेरे हृदय को शांति प्रदान करेगी, अंडर एन इंग्लिश हेवन, उस अंग्रेजी स्वर्ग में। तो इस प्रकार से जो है कि आपका ये जो पोएम है द सोल्जर समाप्त होता है। इस पोएम को आप बढ़िया से समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, तो इस पोएम को, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार जो है कि पढ़ने का प्रयास करें, रिप्ले करने का प्रयास करें 2x पे 3x पे। उसके बाद आप देखिएगा कि पोएम का एक एक चीज़ आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पोएम कंप्लीट करना है, और यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से बढ़िया से कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।